नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की। बताएंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कहा सोनिया गांधी ने। जानेंगे कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या दिए निर्देश। टीएमसी को फिर मिला एक और धक्का। और बुलेटिन के आखिर में बात बाइडेन प्रशासन की भारत नीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का ऐलान, जून 2021 तक मिल जाएगा निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिया गया फैसला। 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, 21 जनवरी को समाप्त हुआ था राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 10 फरवरी से बजट सत्र बुलाने को दी मंजूरी। 24 घंटे में कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने मंत्रियों के विभागों में दूसरी बार किया फेरबदल। एक दिन पहले नए मंत्रियों को बांटे थे विभाग, कुछ मंत्री हुए नाराज तो बदल दिए विभाग। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, मार्च के बाद ही सभी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा शुरू। महामारी की वजह से लंबे समय से प्रभावित हैं भारतीय रेलवे की सेवाएं। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 746 अंकों की गिरावट के साथ 48,878 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 218 अंकों की गिरावट के साथ 14,371 के स्तर पर हुआ बंद। और सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन को आज 2 महीने होने को आए हैं। सरकार की ओर से कृषि कानून के निलंबन का प्रस्ताव अन्नदाताओं को दिया गया था, लेकिन अन्नदाता इसे खारिज कर चुके हैं। अन्नदाता 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली पर भी अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि कृषि कानून निलंबित न हो बल्कि रद्द हो। और आज इसे लेकर सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत हुई। तो क्या हुआ बातचीत में, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून पर सरकार थोड़ा झुकी है। वो कानून को 1.5 साल के लिए रोकने को तैयार है। एमएसपी और कृषि कानून पर कमेटी भी बनाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन अन्नदाताओं ने सरकार से कह दिया है कि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। कानून को निलंबित नहीं बल्कि रद्द किया जाना चाहिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बार सरकार ने भी साफ कर दिया था कि वो अब और नहीं झुकेगी। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है, उस पर अन्नदाताओं को मंथन करना चाहिए। हम इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते। लेकिन जब अन्नदाताओं ने साफ कर दिया कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो कृषि मंत्री बैठक से चले गए। अब तक बैठक में किसी मुद्दे पर सहमति भले ही ना बनती हो, लेकिन बातचीत जारी रखने और अगली बैठक की तारीख जरूर तय हो जाती थी। लेकिन इस बार सरकार और अन्नदाताओं के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। आगे बातचीत होगी भी या नहीं, ये भी तय नहीं हो पाया है। कृषि मंत्री ने ये जरूर कहा कि यदि अन्नदाता चाहेंगे तो बातचीत होगी। वो जब चाहे बातचीत हो सकती है। ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन कल विज्ञान भवन खाली नहीं है। कृषि मंत्री के जाने के बाद बैठक में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद विज्ञान भवन से बाहर आए अन्नदाताओं ने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। सरकार कोई राजा नहीं है, उसे जनता चुनती है और सरकार को जनता की बात सुननी ही पड़ेगी। इसके साथ ही अन्नदाताओं ने साफ कर दिया कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर उनकी ओर से निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली ऐतिहासिक होगी और दिल्ली के अंदर ही निकाली जाएगी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर रखा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर सिर्फ अन्नदाताओं के आंदोलन ने सरकार को परेशान नहीं कर रखा, बल्कि विपक्ष की सक्रियता ने भी सरकार की नींद उड़ा रखी है। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये मामला उठा। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अन्नदाताओं की मुश्किलों को लेकर मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन को अब करीब 2 महीने होने वाले हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पूरा देश देख रहा है कि लाखों की संख्या में अन्नदाताओं ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन पीएम मोदी मौन बने हुए हैं। वैसे तो पीएम मोदी खुद को अन्नदाताओं का हितैषी साबित करने में जुटे रहते हैं, लेकिन अब जब उनको हक देने की बात आई है तो उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है। पीएम मोदी की इसी खामोशी पर विपक्ष का शोर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी सोनिया गांधी ने सबसे पहले अन्नदाताओं के हक की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है और सरकार ने इस पर असंवेदनशीलता और अहंकार वाला रुख दिखाया है। ये बिल्कुल साफ है कि तीनों कानून जल्दबाजी में तैयार किए गए और संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया।
हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत स्पष्ट रही है। हम उन्हें साफ तौर पर नामंजूर करते हैं क्योंकि वो खाद्य सुरक्षा की नींव को समाप्त कर देंगे, जो एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और पीडीएस के 3 खंभों पर आधारित है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने तो अर्नब गोस्वामी की चैट को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान करने वाली खबरें आई हैं। जो कुछ भी सामने आया है उस पर सरकार की तरफ से चुप्पी उसके बहरेपन को दिखाती है। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हैं वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज वर्किंग कमेटी की बैठक में उन 2 मुद्दों को उठाया जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। विपक्ष की ये लामबंदी अब सरकार की मुश्किल और बढ़ा सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी संगठन चुनावों को लेकर, लेकिन मौका अन्नदाताओं के आंदोलन और संसद सत्र का भी था, तो उस पर चर्चा हुई। चर्चा विधानसभा चुनावों पर भी हुई क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान करने वाला है। इसे लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी सुनील अरोड़ा ने भी जानकारी दी। तो चुनावों को लेकर क्या कहा है सीईसी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पूरा अमला पश्चिम बंगाल गया था। इसके बाद चुनाव आयुक्त ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है और नई विधानसभा का गठन इससे पहले कर लिया जाएगा। उन्होंने चुनावों को कुछ समय के लिए टाले जाने की खबर को पूरी तरह से निराधार बताया है। कहा जा रहा था कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए चुनाव 1 महीने टाले जा सकते हैं। सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। दोनों राज्यों के लिए चुनाव का ऐलान साथ में किया जाएगा। केरल, असम और पुदुचेरी के लिए चुनाव का ऐलान बाद में किया जा सकता है। हाँ, मतगणना सभी राज्य में एक साथ कराई जा सकती है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी जिसमें सभी दलों ने चुनावों से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी और इसे देखते हुए हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव से आश्वासन लिया है कि मतदान से संबंधित किसी भी काम के लिए कहीं भी पुलिस का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी साफ है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में ही कराए जाएंगे। सीईसी ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य मुसीबत के चलते पश्चिम बंगाल में पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पिछली बार राज्य में 78,903 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अब ये संख्या 1,01,790 पहुंच गई है। सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे और पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यानी बीजेपी चुनाव आयोग से जो मांग लगातार कर रही थी कि चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय पुलिस को दूर रखा जाए, उसे चुनाव आयोग ने मान लिया है। पश्चिम बंगाल में कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राज्यों में दल बदल का खेल भी तेज होता जा रहा है। पार्टियों में इस्तीफे की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस्तीफों का ये सिलसिला राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा है। टीएमसी विधायक और राज्य के एक मंत्री ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी बढ़ गई है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। टीएमसी नहीं चाहती कि बीजेपी उसके गढ़ में काबिज हो और इस वजह से टीएमसी अपनी ओर से जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन टीएमसी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही टीएमसी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसी कड़ी में अब एक और नाम शामिल होता दिख रहा है। दरअसल अब ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना उनके लिए गर्वदायी रहा। वो इस मौके के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि राजीव बनर्जी पिछली कई कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं और अब इन कयासों को राजीव बनर्जी ने कुछ हद तक सही ठहरा दिया है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी जहां बीजेपी को मात देने के लिए दूसरे दलों को भी एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के नेता लगातार अपना पद छोड़ रहे हैं।
शुभेंदु अधिकारी पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब राजीव बनर्जी के पद से इस्तीफे के बाद कयासों के दौर में ये भी शामिल हो गया है कि इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल में राजनीतिक दौरे में टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद से ममता बनर्जी की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे दलों ने पहले ही टीएमसी के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अब उनकी खुद की पार्टी के नेताओं के बागी रुख ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या नहीं, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। वैसे मुश्किल तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी आ रही है, लेकिन निर्माण कार्य रुका नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए भारी धन की जरूरत है और इसके लिए चंदा यानी कि दान एकत्रित करने का अभियान भी शुरू हो चुका है, लेकिन चंदा वसूली अभियान में यूपी सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण के काम में यूपी सरकार का रोल सीमित है, लेकिन यूपी के सरकारी विभागों में चंदा वसूली का अवैध काम चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सरकारी विभागों को किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा एकत्रित करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में इसके उलट काम हो रहा है। राज्य के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में चंदा देने के लिए एक बैंक खाता खोला है। 19 जनवरी को पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर राजपाल सिंह ने लखनऊ में एचडीएफसी बैंक की एमजी रोड शाखा को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी राम मंदिर वेलफेयर नाम से एक खाता खोलने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पत्र में लिखा गया है कि सभी कर्मचारियों द्वारा वेतन दिया जाएगा, यानी सभी कर्मचारियों को चंदा देना जरूरी है और इसके लिए जाहिर है कि उन पर दबाव भी डाला जाएगा। तो फिर ये स्वेच्छा से दान देना कैसे हो सकता है? मंदिर के नाम पर ये कैसा खेल चल रहा है? कोई भी चंदा एकत्रित करना शुरू कर देता है। इसे रोकने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार जरूर कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार अपने खिलाफ बोलने वालों पर एक कठोर कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर क्राइम की श्रेणी में लाने का सरकार ने फैसला किया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे मामले में दोषी को जेल भी हो सकती है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने सरकार के सभी प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर इस फैसले से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि राज्य में आर्थिक अपराध शाखा ही साइबर अपराध शाखा की नोडल एजेंसी है, जो इन सभी मामलों को देखती है। एडीजी का पत्र सामने आते ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की आवाज दबाना चाह रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात बाइडेन प्रशासन की भारत नीति की। अमेरिका में 20 जनवरी को सत्ता परिवर्तन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति बन गए। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही नए राष्ट्रपति एक्शन मोड में हैं। जो बाइडेन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती आती दिख रही है, और इस मामले पर व्हाइट हाउस ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में नई सरकार बन चुकी है। जो बाइडेन राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं और इस समय वो लगातार फैसले ले रहे हैं। पुरानी सरकार के फैसलों को पलट भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो कई मामलों में उनका भारत के साथ मतभेद था, लेकिन अधिकांश मामलों में भारत का उन्होंने समर्थन किया था। ऐसे में जब बाइडेन ने सत्ता संभाली तो लोगों को आशंका थी कि क्या बाइडेन भारत समर्थक रुख अपनाएंगे। वैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख आमतौर पर भारत समर्थक ही
माना जाता है, लेकिन इस समय विश्व राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहा है और इस बदलाव से अमेरिका भी प्रभावित हो रहा है और भारत भी। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। इस सवाल का जवाब बाइडेन प्रशासन की ओर से आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की वजह से भारत अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बेशक कई बार भारत आए हैं, वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच लंबे द्विपक्षीय सफल संबंधों का सम्मान करते हैं। इसे निरंतर रखा जाएगा। बता दें कि कमला हैरिस पहली भारतवंशी हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली भी पहली महिला हैं। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद से वहां रहने वाले भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों की भी सरकार से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।